गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम नया चैप्टर बैंकिंग एंड टैक्सेशन यानी कि बैंकिंग एवं कराधान चालू करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे इंटरेस्ट के यानी कि ब्याज के। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, उन्हीं चीज़ों का उपयोग हम लोग इस चैप्टर में भी करने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है टैक्सेशन। तो उसमें टैक्सेशन संबंधित यानी कि कर है ना, जो कर गवर्नमेंट द्वारा हमारे ऊपर लगाया जाता है विभिन्न रूपों से, उन चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि टैक्सेशन पद्धति जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, है ना। पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स का रिवीजन करवा देता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, आपको पता है। साधारण ब्याज आई से दर्शाया जाता है। फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, जहां पर आई क्या है, आपका इंटरेस्ट है यानी कि ब्याज। वैसे ही आपका P क्या है, मूलधन है। आर क्या है, दर है। ठीक है, दर, ब्याज की दर। ओके, ये वार्षिक अर्धवार्षिक जैसे दी हुई आपको सवाल के अनुसार आपको देखना है। ठीक है, और दर यानी कि रेट, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद आपका अंतिम में दिया टाइम यानी कि समय। तो ये आप बचपन से पढ़ चुके हैं, आपको पता भी है। ठीक है, तो ये चीज़ इस्तेमाल होने वाली है। सेकंड, इसके बाद हम लोग समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट नेक्स्ट है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि क्या होता है। चलिए इसका सी आई लिखते हैं हम लोग। सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू 1 + R/100 के पावर में टी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। बेसिकली ये ब्याज पर ब्याज का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो। मतलब कि अगर आपने 100 रुपये निवेश किए, उस पर आपको 10% वार्षिक ब्याज मिल रहा है, तो साधारण ब्याज के अनुसार पहला प्रतिशत ब्याज क्या होगा, पहला साल का ब्याज क्या होगा, 10 रुपये। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 10 रुपये। साधारण ब्याज से आपको टोटल ब्याज मिलेगा 20 रुपये। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार क्या हो जाता है, ब्याज जो मिल चुका है उस पर भी ब्याज मिलता है। तो 100 रुपये पे पहले वर्ष कितना आया ब्याज, 10 रुपये। दूसरे वर्ष आया ब्याज 10 रुपये, लेकिन ये 10 रुपये भी जाके मूलधन में जुड़ जाता है। तो आने वाले एक वर्ष में इस पर भी 10% का ब्याज मिलेगा यानी कि 1 रुपये। ठीक है, तो अब आपको टोटल ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 और 1 11 और यहाँ पर 10, तो कुल मिला के 21 रुपये। तो यहाँ जो 1 रुपये की बढ़ोतरी हुई है ना, ये 1 रुपये, ये क्यों आया है, चक्रवृद्धि होने के कारण यानी कि कंपाउंडिंग होने के कारण। ऑल राइट, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट आपका। समझ रहे हो इस चीज़ को। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ टर्म समझ लेते हैं। पहले सी आई है। सी आई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका पी यानी कि यहाँ भी ये प्रिंसिपल ही है। ठीक है, पीछे हिंदी में बताया था मैंने आपको। रेट, यहाँ भी रेट ही है, दर ही है। ठीक है, टी यहाँ पे क्या है, टाइम है। ध्यान दो, अगर आपका रेट वार्षिक में है, ठीक है, यानी कि ईयरली है, तो यहां अगर रेट आपका ईयरली है तो टाइम भी क्या होगा, ईयरली होगा। ठीक है, अगर आपका बोल रहा है 10% वार्षिक ब्याज है, तो आप जो समय रखोगे उसको भी किस में रखोगे, वर्ष में रखोगे। समझ रहे हो, ईयर्स में रखोगे। ऑल राइट, क्लियर है क्या इतना। ओके, फिर से समझ लो। अगर आपको मैं बोलूं 10% अर्धवार्षिक है, ठीक है, अगर ये अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है, तो आप ये समय को भी कितने क्या में रखोगे, हाफ ईयर्स में। हाफ ईयर्स में,
इस फॉर्मूले में अगर आपका टाइम जो है, रेट जो है अर्धवार्षिक है, तो टाइम भी ये हाफ ईयर्स में होगा। ऑलराइट, वैसे ही अगर क्वार्टरली है यानी कि एक चौथाई वर्ष का है ना, तिमाही है, तो आपका अगर समय तिमाही में है तो ब्याज की दर भी तिमाही में रहेगी, और अगर ब्याज की दर तिमाही में है तो समय भी तिमाही में रहेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को लेते हुए अगर मैं चाहूँ तो आपके लिए इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ। सॉरी, डिस्टर्ब हो गया क्या? फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सी आई बराबर पी इंटू 1+r/n 100 ऊपर में एन टी। ठीक है, अब ये n क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडेड। ठीक है, यानी कि कितनी बार चक्र वृद्धि की गई। अब ये क्या है? ये क्या नया कॉन्सेप्ट लेकर आ गए आप सर? ठीक है, नया कुछ नहीं है। ध्यान दो, जैसे आप बैंक में एक एफडी करते हो, ठीक है, तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चले जाओ, एसबीआई चले जाओ, तो वो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करता है, हाफ ईयरली। समझ रहे हो? मतलब जो आधे वर्ष में आपको ब्याज मिला है ना, मतलब अगर आपने कुछ पैसे डाल दिए, मान लो आप 10,000 रुपये निवेश कर रहे हो एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में, किसमें? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो आपको जो 6 महीने पे ब्याज मिलेगा, समझ रहे हो, या आपका 6 महीने पे जो ब्याज आएगा वो 6 महीने के बाद जाके मूलधन में जुड़ेगा। इसको बोलते हैं हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। समझ रहे हो? मतलब कि अगर मान लो आपको 6 महीने में ब्याज मिल गया 3,000 रुपये, तो ये 10,300 हो जाएगा 6 महीने के बाद, मूलधन आपका बढ़ जाएगा 10,300 रुपये। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग नहीं, आप ग्रामीण बैंक चले जाइए, वहाँ पे क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है। ठीक है, क्वार्टरली कंपाउंड मतलब का क्या होता है? तिमाही चक्रवृद्धि होती है। तो मान लो आपको 3 महीने पे अगर ब्याज 1,500 रुपये मिल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा कि वो 1,500 रुपये कब जाके जुड़ जाएंगे इसमें? 3 महीने बाद ही जाकर जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो? 3 महीने बाद ही आपका जो मूलधन है वो 11,500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जितनी ज़्यादा बार कंपाउंडिंग होगी आपका मुनाफा उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अगर साल में सिर्फ एक बार कंपाउंडिंग हो रही हो तो वो तो साधारण ब्याज की तरह हो गया। ठीक है, चलो साधारण ब्याज नहीं, मतलब कि एक साल में एक बार कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब आप साल भर में जो ब्याज कमाओगे वो अगले साल के लिए मूलधन में जुड़ जाएगा, फिर आप एक साल बाद जो कमाओगे वो दूसरे साल के लिए मूलधन में जुड़ जाएगा। तो साल दर साल कंपाउंडिंग बोलते हैं उसको। समझ रहे हो? यानी कि साल दर साल चक्रवृद्धि लगाना। अगर 6 महीने पे कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब 6 महीने में आपके जो ब्याज आया वो मूलधन बन जाएगा, फिर ब्याज आया फिर मूलधन बन जाएगा, फिर ब्याज आया फिर मूलधन बन जाएगा, ऐसा 6-6 महीने पे होता चलेगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आपका ब्याज जो है 3-3 महीने पे जुड़ता चलता है आपके मूलधन पे, तो उसको बोलते हैं क्वार्टरली कंपाउंडिंग, यानी कि तिमाही चक्रवृद्धि बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका, आपको बता देगा कि नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग हो रहा है। अगर आपको बोले साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 4 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो n बराबर आप 4 रख दोगे, और ये यहाँ पे भी n बराबर 4 रखा जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? मान लो आप देखो, पहले अगर 1 साल था आपका, तो 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 12% था, तो 12/4 कितना हो जाएगा? 3%। मतलब वही है जो फॉर्मूला आप पहले समझ रहे थे ना, कि अगर आप इसको टाइम को किस में रख रहे हो, अगर आप टाइम को किस में रख रहे हो, अगर आप टाइम को तिमाही में रख रहे हो तो रेट भी तिमाही आएगा। इस फॉर्मूले से भी वही हो रहा है, कोई कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपको बोलूं कि 12% सालाना ब्याज है, ठीक है, 12% ईयरली ब्याज है, तो आपका क्वार्टरली कितना होगा? क्वार्टरली कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो आप आर बराबर इस फॉर्मूले में रखोगे तो 3% रखोगे, टाइम बराबर क्या रखोगे? साल में कितने तिमाही होते हैं? 4 तिमाही। तो आप इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हो तो 1+3/100, और पावर में क्या रखोगे आप? पावर में क्या रखोगे? 4 रख दोगे। ठीक है, क्यों रखोगे? साल में 4 बार क्या होता है सर? साल में 4 बार तिमाही आती है। तो
इस फॉर्मूले के अनुसार ये बैठेगा। लेकिन अगर मैं इस फॉर्मूले में डालूं तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं सोचना। सर ने बोला कि साल में 4 बार चक्रवृद्धि लग रही है, तो 1+r कितना दिया है, 12% है। सर ने बोला 4 बार चक्रवृद्धि, तो 4 रख दो, नीचे में 100 रख दो, फिर ऊपर में 4 रख दो, इंटू 1 रख दो, क्योंकि 1 साल की बात हो रही है। तो अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये फिर से वही आ जाता है, 1+12/4 यानी कि 3/100 और साथ में 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला के रूप से देख सकते हो, जनरल फार्मूला है ये। और ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, चीज़ों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ब्याज दर दिया है ईयरली में, तो आप उसको ईयरली की जगह क्या में बदलोगे, क्वार्टरली में, और टाइम को भी क्वार्टरली में बदलोगे। वैसे ही अगर हाफ ईयर इस ईयरली ब्याज दिया, आप हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे, यानी कि अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करोगे, तो साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, t=2 हो जाएगा, और रेट बराबर 12/2 यानी कि 6% हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को एक मास्टर फॉर्मूले की तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, कभी भी क्या होता है, अगर आपको डायरेक्टली यूज़ करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं उनमें, तो अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, आप इसको भूल जाएं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप इस फॉर्मूले को छोड़ दीजिए, आपको ये जो कॉन्सेप्ट पता है वो काफ़ी है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आवर्ती जमा खाता यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है एक सेविंग्स अकाउंट होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ इसको क्या बोलते हैं, जमा खाता है आपका। ये जो आप बेसिकली बैंक में खाता खुलवाते हो वो क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट होता है। ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया, दो टाइप का अकाउंट्स होता है। पहला होता है सेविंग, दूसरा होता है करंट अकाउंट। तो सेविंग्स अकाउंट में क्या होता है, मतलब अगर आपको पैसे जो हैं अपने घरेलू यूज़ के लिए, डेली यूज़ के लिए अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो आप सेविंग्स अकाउंट खुलवाते हो। ठीक है, जिसमें आपको कुछ ब्याज दर मिलता है, मतलब सालाना आपको 4% बोल देगा। अगर आप किस में निवेश करते हैं, एसबीआई में निवेश कर दीजिए, सालाना 4% मिलेगा। अगर आप इसी को ग्रामीण बैंक में डाल दें तो 6% ईयरली मिलेगा। अगर आप वैसे ही एयरटेल पेमेंट्स बैंक में डालते हैं तो वहाँ भी आपको 6% के आसपास मिलेगा ईयरली। और आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में वैसे ही आपका 6% ईयरली के आसपास में आपको मिलता है। तो ये अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट देते हैं, किस पे, आपके सेविंग्स अकाउंट पे। ध्यान दो, सेविंग्स अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिससे आप पैसे कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो। और आपको सेविंग्स अकाउंट के पैसे को क्या करता है, बैंक अपने इस्तेमाल में नहीं लेता है। समझ रहे हो, उसको पता है कि ये पैसा कभी भी अपना कस्टमर वापस आके ले सकता है, इसलिए बैंक इसको अपने यूज़ में नहीं लेता है। इस पे इसीलिए आपको ब्याज की दर क्या मिलती है, कम मिलती है। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है, जैसे बिजनेस पर्पज़ के लिए जो अकाउंट खोले जाते हैं उनको करंट अकाउंट्स कहा जाता है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक दुकान है, उसके लिए मैं माल खरीदता हूँ, माल बेचता हूँ, मुझे पेमेंट करनी होती है आगे डीलर्स को। ठीक है, थोक वाले से मैंने सामान खरीदा है, उसे मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर मैंने आज बिजनेस किया, उसको मुझे अकाउंट में डालना है। ठीक है, फिर उसको मैं आगे डीलर को ट्रांसफ़र करूँगा। तो ये सारी चीज़ें किस अकाउंट के माध्यम से होती है, करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट का लेन देन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज़्यादा गुना इसका लेन देन होता है। इसमें बड़े अमाउंट आप डाल सकते हो विदाउट लिमिटेशन, बड़े अमाउंट आप निकाल सकते हो विदाउट लिमिटेशन। ठीक है, तो करंट अकाउंट व्यवसायी यूज़ करते हैं ज़्यादा करके। ठीक, तो फिलहाल ये दो टाइप के अकाउंट होते हैं, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये एफडी क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, ये आरडी क्या होता है, रिकॉर्डिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये किस टाइप के डिपॉजिट्स हैं। फिलहाल आपने देखा सेविंग्स अकाउंट में आपको ब्याज मिल रहा था कितना, 4% पर ईयर। ठीक है, ये ब्याज की दर थोड़ी कम है। लेकिन अगर आप इसी को एफडी कर देते हो, यानी कि फिक्स डिपॉजिट कर देते हो, ये क्या होता है आपका फिक्स डिपॉजिट, यानी कि सावधि जमा खाता। ठीक है, एफडी का मतलब होता है सावधि जमा। ठीक है, मतलब सा अवधि, एक अवधि आप निर्धारित करोगे, उसी अवधि के लिए आप पैसा जमा करोगे। आप लोगों के घर में एफडी होगी, कुछ लोगों ने 3 साल के लिए किया होगा, कुछ लोगों ने 5 साल के लिए किया होगा, कुछ लोगों ने 7 साल के लिए किया होगा। अपने अपने यूज़ के अनुसार आप एफडी अलग अलग टाइम के लिए करते हो। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट मतलब इसमें क्या होता है, मान लो आज आपके पास 1 लाख रुपए है, आप किसी बैंक में जाओगे, सर मुझे 1 लाख रुपए की क्या करनी है, एफडी करनी है। कितने साल के लिए करनी है, 3 साल के लिए करनी है। तो आप वहाँ पे एफडी जमा कर सकते हो, और इस एफडी पे आपको क्या मिलता है, पैसा कौन सा मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ठीक है,
कौन सा ब्याज मिलेगा आपको इस एफडी पे? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अब आप देख लेना कि कौन से बैंक में आपको ज़्यादा फायदा है। किसी किसी बैंक में क्वार्टरली चक्रवृद्धि लगती है, किसी किसी बैंक में हाफ ईयरली चक्रवृद्धि लगती है, किसी किसी बैंक में ईयरली चक्रवृद्धि लगती है। तो क्वार्टरली में सबसे ज़्यादा फायदा है क्योंकि ब्याज मिलता है जल्दी जुड़ता है, फिर ब्याज मिलता है जल्दी जुड़ता है मूलधन में जुड़ता जाएगा तो ब्याज और बढ़ता चलता है। ठीक है, साफ बात है। क्वार्टरली में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, हाफ ईयरली में उससे कम और ईयरली में उससे कम। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि है तो साधारण ब्याज से ज़्यादा ही ब्याज मिलता है हमेशा। ऑल राइट, तो एफडी में आपको कौन सा ब्याज मिलता है? चक्रवृद्धि, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। एफडी में आपके पास आज के डेट में पैसे हैं, आप ले जाकर इसको 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए जमा कर सकते हो। ये आपका एफडी का वो हो गया, मतलब के बारे में डिटेल्स हो गया। अगर आपका सेविंग्स है तो सेविंग्स में आपने पैसा डाला, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। बैंक को कुछ पता नहीं है कि आप कब डाल रहे हो कब निकाल रहे हो, इसीलिए बैंक क्या करता है, इस पर ब्याज दर कम देता है। एफडी पे आपको 6% से लेके 9% तक ब्याज दर मिल सकता है। 6% से लेके 9% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब 6% यंग लोगों को मिलता है, 9% वृद्ध लोगों को मिलता है। अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी है, लेकिन इस पर आपको ब्याज जो है ज़्यादा मिलता है सेविंग्स अकाउंट से। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट आप डेली यूज़ में लेते हो, एफडी आप डेली यूज में नहीं ले सकते। एफडी आपने कुछ वर्षों के लिए जमा कर दिया तो बैंक अब इसको अपने इस्तेमाल लेगा, बैंक अपने पर्पस के लिए यूज करेगा इसको। ठीक है, जब आपका समय हो जाएगा तब आप उससे पैसे निकाल सकते हो। अगर उससे पहले आपको पैसे लेने हैं तो अपना नुकसान करके लेना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा आपको अपने ब्याज में लॉस उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये बैंक कभी भी एफडी तोड़वाई जा सकती है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एफडी का पॉलिसी यही होता है। ठीक, तो पहला हुआ सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट से बेहतर है एफडी, लेकिन एफडी के लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास पैसे होने चाहिए। जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप एफडी कर सकते हो। अब इसके बाद आ जाता है एक रिकरिंग डिपॉजिट, जो हम पढ़ने वाले हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? मान लो आप एक सैलरीड पर्सन हो, आपको सैलरी मिलती है, आपकी सैलरी है 25,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, और आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेकिन आज के डेट पे आपके पास पैसे नहीं है, है ना। आज के डेट पे आपके पास पैसे नहीं है। मान लो आप सैलरीड की जगह एक बिजनेसमैन भी हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन आप इतना हर महीने कमाते हो। तो आपको मैं बोलूँ कि एफडी कर दो जाओ आप 1 लाख रुपए की। आप मुझसे कहोगे सर मेरे पास 1 लाख रुपए तो है ही नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, आप एफडी नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे तो शुरू में जमा करने होते हैं एफडी में, और कुछ सालों के लिए करने होते हैं, 3 साल 5 साल 7 साल जैसा भी है आपका। ठीक है, तो आप एफडी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो इसलिए आप क्या करोगे, सेविंग्स अकाउंट में डालोगे, लेकिन सेविंग्स अकाउंट में ब्याज कम है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, बीच का एक रास्ता है ये, इसकी ब्याज दर भी थोड़ी बीच में ही रहती है इन दोनों के। ठीक है, बेनिफिट भी बीच में रहते हैं एफडी और सेविंग्स के। ऑल राइट, तो इसको समझते हैं कैसा होता है। मान लो आपके पास 25,000 रुपये की सैलरी है और आप हर महीने कितना बचा ले जाते हो, 10,000 रुपये बचा ले जाते हो। हर महीने आपकी सेविंग्स कितनी है, 10,000 रुपये की है। तो आप क्या करोगे, पोस्ट ऑफिस में चाहे किसी और बैंक में एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आवर्ती जमा खाता खुलवा लोगे, और आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये पर महीने जमा करूँगा। ठीक है, 10,000 रुपये मैं पर महीने जमा करूँगा। ठीक है, तो आपका पास जो 1 लाख रुपए होने चाहिए थे शुरुआत में वो नहीं थे, तो आपने बोला मैं आरडी खुलवा लेता हूँ 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 12 महीने के आपको कितने हो जाएंगे, 1,20,000 रुपये जमा हो जाएगा। ठीक है, 1,20,000 रुपये आपका जमा हो जाएगा। तो इस टाइप का जो डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें क्या आएगा आपका, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास एक साथ पैसे नहीं है तो आप आरडी खुलवा सकते हो। और आरडी में क्या होता है कि ये आप कभी भी निकाल सकते हो। आरडी में कुछ हिस्सा आप पैसे से कुछ आप निकाल सकते हो। ठीक है, आरडी में ये सुविधा आपको मिलती है कि आप कुछ पैसे बीच में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये हो गया रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब बोले रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में ब्याज की गणना कैसे होती है सर। ठीक है, जैसे सेविंग्स अकाउंट में साल में एक बार ब्याज मिल रहा है, और आपके एफडी में हर 3 महीने पे या 6 महीने पे चक्रवृद्धि मिल रहा है सर, तो रिकरिंग डिपॉजिट में क्या ब्याज मिलता है। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट काम कैसे करता है ये पहले समझो, फिर उसके बाद ब्याज समझना। मान लो मैं 6 महीने की बात करता हूँ। ठीक है, ये आगे आपका 0, 1 महीने हो गए, फिर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और 6 महीने। आप 100 रुपये जमा करते चलो, 100 100 100 100 100 और यहाँ भी 100। आपने 6 महीने तक कितने कितने रुपए जमा किए, 100 रुपये जमा किए। तो मुझे बताओ
सॉरी यहाँ पे नहीं, छठवां महीना नहीं, यहाँ शुरुआत से आप शुरू करोगे एफडी में निवेश करना तो पहले दिन से करोगे ना। पहले दिन में आपने कितना डाला, 100 रुपये डाला। अगर आप 100 रुपये डालते हो आज, तो आपको कितने महीने तक ब्याज मिलेगा इस 100 रुपये पे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और वैसे ही 6 महीने। टोटल आपको इस 100 रुपये पे कितने महीने ब्याज मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल 6 महीने तक आपको ये 100 रुपये पे ब्याज मिलेगा। समझ में आया क्या? तो पहले 100 रुपये पे आपको कितने दिनों तक ब्याज मिलेगा? 6 महीनों का ब्याज मिलेगा पहले 100 रुपये पे। ठीक है। वैसे ही दूसरे 100 रुपये पे कितने महीने ब्याज मिलेगा? 1 महीने, 2, 3, 4 और ये 5। तो दूसरे 100 रुपये पे आपको कितना? 5 महीने का ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो? तो पहले 100 रुपये पे 6 महीने ब्याज मिलेगा, दूसरे 100 रुपये पे 5 महीने ब्याज मिलेगा, तीसरे 100 रुपये पे कितने महीने ब्याज मिलेगा? ऑब्वियसली 4 महीने तक ब्याज मिलेगा। 1, 2, 3 और ये 4। क्योंकि आप यहाँ पर आकर पैसे निकालोगे ना, तो यहाँ पर आकर निकालोगे तो 4 महीने ब्याज मिलेगा। इस पे 1, 2, 3 महीने तक ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पे 3 महीने, यहाँ पे 2 महीने का ब्याज, यहाँ पे 1 महीने का ब्याज, और यहाँ पे कोई ब्याज मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप आके पैसे निकाल ले रहे हो, और यहाँ पे आप पैसे निकालने हो तो आप नया पैसा डालोगे क्या? नहीं डालोगे। पैसा आपने यहाँ डाल दिया था, अब यहाँ पे आपको सिर्फ निकालना है। तो टोटल कितने महीनों का ब्याज आएगा 100-100 रुपये पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, सबको जोड़ लो। 6, 5, ये आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20 और 1, 21। ठीक है। टोटल 21 महीनों का ब्याज आपको मिल जाएगा किस पे? ये 100 रुपये पे। अगर आप क्या करो, इस सभी क्या एक बराबर अमाउंट है ना, सब एक बराबर अमाउंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इस 100 रुपये पे आपको टोटल कितने महीनों तक ब्याज मिलेगा? 21 महीनों का ब्याज मिलेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ आपको आगे कैलकुलेशन में भी समझ में आने वाली है। फिलहाल आपका कॉन्सेप्ट तो यही है कि पहले 100 रुपये पे 6 महीने का ब्याज, दूसरे 100 रुपये पे 5 महीने का ब्याज, तीसरे 100 पे 4, चौथे 100 पे 3, इस टाइप से आपको ब्याज मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और बताना रह गया आपको कि किस टाइप का ब्याज मिलता है। ये साधारण ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा यूज़ होगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ होगा, यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज़ होगा। ये होता है आपका आरडी। ठीक, ये होता है आपका आरडी। समझ रहे हो? ओके। तो मैंने आपको एफडी बता दिया, आरडी बता दिया। आरडी का इंटरेस्ट रेट समथिंग अगर आपको 6% भी बोल रहा है ईयरली, तो भी आप जब कैलकुलेशन पे जाओगे तो एफडी से कम पैसे आएंगे, क्योंकि आपने पैसे एक बार में नहीं डाले हुए हैं ना। अगर आप पैसे एक बार में डाल देते तो ज़्यादा ब्याज मिलता आपको, लेकिन आपने एक बार में डाले क्या? नहीं डाले, धीरे धीरे डाले, तो आपको ब्याज भी कम मिलता है, इसलिए, है ना। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक तीसरी टाइप की स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट की। ठीक है। आप सभी जानते होंगे, कुछ बच्चों का, आप लोग सभी का शायद सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश होगा, है ना। SSY बोलते हैं, गवर्नमेंट की योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना भी एक टाइप का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही है, लेकिन इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने एक नया टर्म्स एंड कंडीशन ला दिया था कि आप इसमें पैसे निकाल नहीं सकते रेगुलरली बीच बीच में। ठीक है। ये आपके 18 साल या मैच्योरिटी होने के बाद ही निकाला जा सकता है। तो वो भी एक आरडी टाइप का ही निवेश है, सुकन्या समृद्धि योजना भी। लेकिन बेहतर क्या है इसमें कि आप इसमें पैसे निकाल नहीं सकते। तो आप समझ सकते हो कि उसमें आपको जो ब्याज की गणना हो रही होगी कुछ इस प्रकार से हो रही होगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपये मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है, 6 माह पश्चात उसे कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी? ठीक है। संतोष कुमार ने क्या किया, 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट पर मंथ किया है, किसमें? एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में किया है। कितने महीनों के लिए किया है? फॉर द 6 मंथ पीरियड। ठीक है, 6 महीनों के लिए किया है। इफ इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम, ऑल राइट, 6% पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट है, देन आफ्टर 6 मंथ्स आप बताइए व्हाट विल बी द मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, उसको मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा 6 महीने के बाद। ठीक, ओके। तो चलिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो डेटा मैं आपके सामने लगा देता हूँ स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है। तो 100 रुपीज़ पर मंथ, 100 रुपये पर महीने डालेगा। कितने महीनों तक डालेगा? 6 महीनों तक डालेगा, और 6% वार्षिक ब्याज की दर है। ध्यान रखो, 6% पर एनम इज द इंटरेस्ट रेट। ओके। तो आप इस पर कैलकुलेशन करना चालू करो। सबसे पहला कैलकुलेशन क्या आएगा? इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, सॉरी, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो आपने पहली किस्त जमा करी है ना, आपने जो पहले महीने 100 रुपये डाले हैं शुरुआत में, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का आपको ब्याज मिलेगा।
ठीक है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 6 मंथ्स क्या होगा आपका, फॉर्मूला आएगा आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इस फॉर्मूले के अनुसार। लेकिन P क्या है, प्रिंसिपल 100 रुपये है, रेट क्या है आपका 6% है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में 6% है क्या, नहीं, क्योंकि आप टाइम लेने वाले हो मंथ्स में, तो आपका रेट जो आएगा इंटरेस्ट रेट 6% पर एनम है, तो 6% पर एनम डिवाइडेड बाई 12, एक महीने का ब्याज दर कितना होगा 6/12%। समझ में आया क्या, क्योंकि आप महीने में ले रहे हो तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 6 को आप 12 से भाग दोगे तो P इंटू आर इंटू टी, तो आर कितना आ जाएगा 6/12 इंटू टी, टाइम कितना है आपका टोटल 6 मंथ। पहले इंस्टॉलमेंट पे आपको कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 6 महीने का, और बटे में आ जाएगा 100। समझ में आया क्या, ओके। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, ओके। तो इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 मान के चलो, कैलकुलेशन मत करना अभी, ज़रूरत नहीं है। सेकंड वही हो जाएगा, दूसरी किस्त पर, दूसरी किस्त पर 5 महीनों का ब्याज, दूसरी किस्त पर 5 महीनों का ब्याज क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही होगा फॉर्मूला। अब P क्या है, फिर से 100 रुपये, क्योंकि आपने दूसरी किस्त भी कितने की जमा की थी, 100 रुपये की। रेट क्या आ जाएगा 6/12, और टाइम क्या आ जाएगा, 6 की जगह कितने महीने आ गए, 5 महीने, और बटे में 100, ठीक। तो ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसी प्रकार से थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए भी आ जाएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए क्या आ जाएगा 100 इंटू 6 इंटू, इस पर कितने महीने का ब्याज मिलेगा, 4 महीने का, 100 इंटू 12। फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे क्या मिलेगा आपको, दिख रहा है क्या, बिल्कुल। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आपको मिलेगा 100 इंटू 6/12 इंटू 3 मंथ्स बटे में 100। समझ में आया क्या, तो ये आ गया आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट, तो ये 3 और ये 4, ठीक। और वैसे ही आपको साइड में मैं लिख देता हूँ, ठीक, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा आपका, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे कितना आ जाएगा 100 इंटू 6/12 इंटू, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट पे आने वाले 2 महीनों के लिए ब्याज मिलेगा, ठीक है, बटे में 100, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फिफ्थ। और इक्वेशन नंबर 6 के अनुसार कितना आ जाएगा, सिक्स इंस्टॉलमेंट पे आ जाएगा 100 रुपये, 6/12 के हिसाब से ब्याज हो गया, और कितने महीनों का ब्याज मिलेगा, एक महीने का ब्याज मिल पाएगा बस, ठीक है। तो छठवीं किस्त जो आपने जमा करी उस पर 1 महीने का ब्याज आपको मिलेगा। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, पहली किस्त पे 6 महीने का ब्याज, दूसरी पे 5 महीने का, तीसरी पे 4 महीने का, चौथी पे 3 महीने का, पाँचवीं पे 2 महीने का, और छठवीं पर 1 महीने का ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सभी सभी के सभी इक्वेशंस का क्या करूँगा, अब सम करूँगा, जोड़ूंगा कि कुल ब्याज कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपको नोट करना है पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब इन 6 के 6 महीनों का जो अपने को 6 महीने में ब्याज मिले हुए हैं, सभी ब्याज को जोड़ना है, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ, फिर जोड़ूंगा। तो आपका क्या आ जाएगा 100 इंटू 6/12 इंटू, पहला 6 महीने का था, बटे में 100, प्लस 100 इंटू 6/12 इंटू 5 मंथ्स डिवाइड बाई 100। फिर तीसरा आपका क्या आ जाएगा, ऐसे ही 100 इंटू 6/12 इंटू 5 के बाद 4 महीने का 100। फिर आपका 100 इंटू 6/12 इंटू 3 मंथ्स डिवाइड बाई 100। चौथा 100 इंटू 6/12 इंटू 2 मंथ्स डिवाइड बाई 100। और लास्ट में 100 इंटू 6/12 इंटू 1/100। तो ये हो गया 6 महीने का टोटल ब्याज। इन सबको जोड़िए, आप देख सकते हो यहाँ बहुत कुछ कॉमन है, सिर्फ ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कॉमन है। तो मैं इसको कॉमन निकाल ले रहा हूँ बाहर, 100 इंटू 6/100 इंटू 12, ये कॉमन हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ओके। तो अब आप देख लो 100 और 100, सॉरी, ठीक है, अभी मत काटो। 100 इंटू 6/100 इंटू 12, 6 5 कितना 11, 4 15, 3
18, 2 20 और 1 21। समझ में आया क्या? इतना। इसको और कैलकुलेट करोगे तो 100 और 100 कट जाएंगे, 6/12 में यानी कि 1/2 इंटू 21। ठीक है, ये हो गया आपका 21/2 यानी कि 10 रुपये 50 पैसे। कितना आ गया? 10 रुपये 50 पैसे। ये आपको इंटरेस्ट मिला कितने महीने पे? 6 महीने पे। 100 रुपये के हिसाब से आपने कितने जमा किए? 600 रुपये पे आपको 10 रुपये 50 पैसे का इंटरेस्ट मिला। लेकिन आपने 600 रुपये एक साथ डाले थे क्या? नहीं डाले थे, टुकड़े टुकड़े में डाले थे, इसलिए मात्र इतना इंटरेस्ट आपको आया है। ठीक है, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो अब आपको पूछा था मैच्योरिटी अमाउंट क्या मिलेगा? मैच्योरिटी अमाउंट यानी कि परिपक्वता राशि। मैच्योरिटी अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? मूलधन प्लस ब्याज होगा क्या? ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, तो मूल प्लस ब्याज। तो मूल आपका कितना था? 600 रुपये आपने टोटल जमा किए, ब्याज कितना आया? 10 रुपये 50 पैसे आया, तो 610 रुपये 50 पैसे आपको टोटल मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया मैच्योरिटी अमाउंट। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक, ध्यान देंगे, इसको तो आपने माउथ से जोड़ लिया है ना, मन में जोड़ लिया कि 6 5 इतना 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 तो होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी सीरीज आपको मिले जो कि क्या है, जिसमें डिफरेंस देखो कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 1 1 का डिफरेंस है, तो अगर आप चाहो तो इसको समांतर श्रेणी से जोड़ सकते हो, मतलब n/2 2a + n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से, या चाहो तो आप कैसे जोड़ सकते हो इसको। मैंने आपको बताया था इस सीरीज के लिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, 9th में भी बताया होगा मैंने आपको पता होना चाहिए। अगर इस टाइप की आपको सीरीज मिले तो n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं? n 6 हैं, और 6 + 1 7/2। तो 6 इंटू 7 6 42/2 कितना हो जाएगा आपका? 21, है ना। तो इसका सम वापस 21 आता है। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, कुछ कुछ जो नहीं पता होंगी आप पता चल गई होंगी। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो मुझसे बताएं, है ना, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। थैंक यू।